गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो कल का लेक्चर अच्छे से अगर समझा होगा तो आज अपन थोड़ी सी 2 मिनट में रिवीजन करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो कल अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था। पहला क्वेश्चन था मेरा ये था कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। द आंसर था मनी। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई वी नीड मोर एंड मोर मनी। द आंसर था ड्यू टू कंपैरिजन विथ नियरेस्ट टेबल। ये दो बातें अपने दिमाग में फिट करके रखना है कि हमें पैसा सबसे पहले क्यों चाहिए, तो ड्यू टू कंपैरिजन। दूसरा अगर पूछा कि आर यू स्टेबल, वी विल नेवर स्टेबल। अगेन रीजन कंपैरिजन विथ नियरेस्ट टेबल। ये सब अपना कल हो चुका था। कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हमने लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, मास नंबर की डेफिनेशन, न्यूट्रॉन नंबर की डेफिनेशन, फिर कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हमने कहा कि हमारे लाइफ में जैसे पैसे को इंपॉर्टेंस है वैसे हमारी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स को इंपॉर्टेंट है। जैसा एक इंसान दूसरे इंसान पे पैसे के लिए अटैक करता है, वैसे बोला था केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए अटैक करता है। इसलिए हमारा पूरा स्टडी ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है और उसी पर हमारा फोकस रहेगा। तो फिर हमने देखा था कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन एटम में कहां है, तो फिर मैंने एड्रेस बताया था कि कोई भी एड्रेस पूछा तो पहले सिटी, फिर कॉलोनी, फिर घर। सिटी को हमने कहा था शेल या ऑर्बिट, कॉलोनी को कहा था हमने सब शेल, और हमारे घर को कहा था हमने ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर हम है इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये सारा कैसे मालूम कि कौन से एटम में कितने शेल है, कितने सब शेल है, कितने ऑर्बिटल्स है, तो उसके लिए हमने क्वांटम नंबर लिया था। दैट इज द नंबर विच गिव्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो पहला था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके सिर्फ नोटेशन लिखता हूं यहां पे। तो फर्स्ट नोटेशन जो था हमारा कौन सा था यहां पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। दूसरा था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। तीसरा था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड स्मॉल एन। और चौथा था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज एस। तो जस्ट वी हैव टू रिवाइज इट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि कौन से एटम में टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। तो यहां पे हमने लिखा था एन की वैल्यू 1 2 3 4 एटसेट्रा। एन की वैल्यू 1 है तो 1 शेल, 2 है तो 2 शेल, 3 है तो 3 शेल एंड सो ऑन। और दूसरा बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ द एटम। जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा रहेंगे उतनी साइज ज्यादा रहेंगी, जितने नंबर ऑफ शेल कम रहेंगे उतनी साइज कम रहेगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, फिर कौन से शेल में कितने सब शेल है, यानी हमें शहरों के बारे में बताता है और ये हमारे कॉलोनी के बारे में। तो इसका फॉर्मूला था L इज इक्वल टू n-1। फिर यहाँ पे हमने अलग अलग शेल के लिए अलग अलग वैल्यूज डाली थी यहाँ पे। तो जैसे S पहले n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। 4 के बाद में बोला था ये सेम है, तो जब यहां डाला तो इसकी वैल्यू एक ही आई थी 0। सॉल्व करने के बाद here L इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू ध्यान में रखना, दैट इज कॉल्ड S सबशेल। फिर यहां पे हमने जब 2 डाला था तो L इज इक्वल टू कितना है हमारा, दैट इज 1, दैट इज कॉल्ड P सबशेल। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L इज इक्वल टू आता है हमारा 2, दैट इज कॉल्ड D सबशेल। एंड हियर इट इज L इज इक्वल टू 3, दैट इज द F सबशेल। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में पूछते कि व्हाट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर S सबशेल, फॉर P सबशेल, फॉर D सबशेल, फॉर F सबशेल, तो उस वक्त ध्यान में आना चाहिए। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता, वो बता दिया कि नंबर ऑफ सबशेल इन ईच शेल, हर एक शेल में कितने कितने सबशेल्स है, ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। फिर आता है तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये बताता है कि कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, यानी कौन से कॉलोनी में कितने घर है।
और इसलिए फिर अपन ने इसका फॉर्मूला देखा था, इसका फॉर्मूला था m इज इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस 1, और इस पर से हमने कैलकुलेट किया था। तो s के लिए तो l इज इक्वल टू हमारा 0 था, दैट इज s, फिर हमारा l इज इक्वल टू 1 था, दैट इज कॉल्ड p, फिर l इज इक्वल टू l की वैल्यू हमने यहां पे ली थी 2, तो देन इट इज कॉल्ड d, और l इज इक्वल टू 3, दैट इज कॉल्ड m। अब s सब शेल में कितने वैल्यू पुटअप किया था, m की वैल्यू 0 आती, 2 इंटू 0 सॉरी 1 आती, नॉट 0, सो 2 इंटू 0 प्लस 1 1, और ये बता रहा था कि s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल्स है, यानी s नाम के कॉलोनी में एक ही घर है। फिर p सबशेल की बात करेंगे तो l की वैल्यू डाला तो m की वैल्यू कितनी आती है हमारी 3, सो दैट इंडिकेट्स p सबशेल हैविंग 3 ऑर्बिटल्स, जैसे कल ही बताया था px py pz। फिर यहां d में अपन ने देखा था तो m की वैल्यू आती है 5, सो दैट इज d सबशेल हैविंग द 5 ऑर्बिटल्स, और f की जब बात करते तो m की वैल्यू आती है 7, यानी f सबशेल हैविंग 7 ऑर्बिटल। तो ये फिगर्स आपके ध्यान में चाहिए कि कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है। और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है, तो घर में, तो ये होगी घर, शहर, ये कॉलोनी, ये घर, इनमें रहते हैं, और इसलिए जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो कहा था वो एक दूसरे के ऑर्बिटल्स पे अटैक करते हैं, ना कि सबशेल पे, ना कि ऑर्बिट पे। तो ये एक ध्यान में रखना। फिर हमारा जो चौथा यहाँ पे जो है क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर, इसने क्या सजेस्ट किया, तो मैंने कहा था, इसने कहा कि हर एक घर में 2 ही इंसान, वो भी एक लेडीज एक जेंट्स, दैट इज कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ, यानी अपोजिट जेंडर, 2 लेडीज नहीं चलती 2 जेंट्स नहीं चलते, मीन्स हर एक ऑर्बिटल्स में, हर एक घर में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो भी उनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो एस की वैल्यू आती है +½ और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो -½ और +½ -½ कैंसिल ईच अदर। तो ये तरीके से ख्याल में रखना। तो स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट दैट नो ऑर्बिटल्स कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे शुड बी ऑफ अपोजिट स्पिन। और इसीलिए हमारे s सबशेल में हम ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, क्योंकि वहां एक ही ऑर्बिटल्स है और हर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन। p सबशेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 2 2, तो यहाँ पे p सबशेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज 3 ऑर्बिटल्स। d सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल, हर एक में 2, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10, ये ध्यान में रखना। और f सबशेल में हम डालते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इट हैज 7 ऑर्बिटल्स। अब इतना कल अपना हो चुका था, अब उसके आगे चलते हैं अपन। तो जैसे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा तैयार है, दैट इज फर्स्ट शेल इज द K L M N O P, it is 1 2 3 4 5 6. First shell consists of only one subshell, that is S. Second shell consists of 2, that is SP. Third SPD, then SPDF, and onward SPDF. तो ये अपना कल हो गया था कि अपन ने बोला था कौन सी इसमें, तो ये सारे हमारे क्वांटम नंबर ने डिसाइड करके दिया है। फर्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बोला 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 एंड 32 ऑनवर्ड। इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको कल बता दिया था। किसी ने बोला पूछा कि व्हाई फर्स्ट शेल हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतना ही बताना है कि फर्स्ट शेल हैविंग ओनली 1 सबशेल, दैट इज S, एंड इट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्टोरिंग कैपेसिटी इज 2। कोई पूछता है कि हाउ देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, देन अगेन आंसर इज सेकंड शेल हैविंग 2 सबशेल S and P, and their maximum electron storing capacity is 2 and 6, the sum is 8. अगर कोई पूछता है कि how there is 18 electron in the third shell, again answer is it consists of 3 subshell SPD, and their maximum electron storing capacity is 2, 6, 10 respectively, and total electron is 18. Same here, 32 having the 4 subshell, their maximum electron capacity is what? S having 2, P6, D10 and F14, and the sum is 32, and so on. तो ये हो गया था। अब चलते अपन नए कंसेप्ट की तरफ, दैट इज
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका सिंपल भाषा में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। So can you guess how many type of electronic configurations are in our chemistry? थोड़ा सा अगर क्लास में होते अपन तो इंटरेक्शन कर सकते थे कि आपका 10 तक का नॉलेज क्या है क्या नहीं, तो आपको अब गेस करते आना चाहिए कि हमारे केमिस्ट्री में टोटल कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मींस कितने टाइप के हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते। तो एक सादा अगर अपन ने 2 दिन कल का एक लेक्चर पर से गेस किया तो नहीं भी पढ़ा रहा तो भी गेस करते आना चाहिए। और ये पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसान, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्संस तुम कितने टाइप के कर सकते, तो हमारे पास 3 आंसर है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल्स इन सिटी, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन कॉलोनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल्स इन द होम। मींस हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 इसमें अपन डाल सकते हैं, जो जैसा पूछेंगे वैसा करेंगे। So in our in our chemistry, there are 3 type of electronic configuration. One is, that is with respect to what shell, that is orbit. क्योंकि हमने पहले कहा था सिटी, तो पहले सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पूछा तो है। दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू सब शेल, और तीसरा विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स। So there are 3 type of electronic configuration in our chemistry. One with respect to shell, that is called orbit. One with respect to subshell and one with respect to orbital. अब सपोज मैंने कहा कि P सबशेल में और P ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने स्टोर कर सकते हैं। अभी कॉम्पिटिटिव का चालू हो गया हमारा, ऐसे वर्ड आते हैं पी सबशेल, पी ऑर्बिटल। अब जिसने डिटेल्स पढ़ा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसने ऊपर ऊपर पढ़ा है उसके लिए प्रॉब्लम क्योंकि वो फोकस करता है ओनली पी पे, सब वर्ड पे ध्यान ही नहीं देता है। और आपको मालूम होना चाहिए, आपने भी अगर गेसिंग किया तो बहुत सारे लोगों का आंसर 100% रॉन्ग आता है। बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके दिमाग में एकदम से आता है। तो पी सबशेल में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते, कैन यू गेस? अपने मन ही पूछो, मैं तो पूछ नहीं सकता। तो आंसर अपने दिमाग में होना चाहिए। जो अपने ट्रिक्स लिए, ये हमारे लिए है शहर और ये हमारे लिए है कॉलोनी। इज इट 100% रॉन्ग? इसलिए बोला वो ट्रिक्स पहले फॉलो करना। किसको क्या बोला था, तो शहर किसको बोला था, शेल को। तो ये कौन है हमारी फिर कॉलोनी, और ये है हमारा घर। अब हर एक क्वांटम नंबर ने हमें पहले ही बता दिया कि किसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन। तो हमारी ये कॉलोनी है, तो पी नाम के कॉलोनी में 3 घर है, हर एक घर में 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां टोटल आंसर आता है 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी सबशेल हैविंग 3 ऑर्बिटल। और हर एक पी में कितने आते, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हर एक घर में पूछा गया, ये कॉलोनी में पूछी गई, हर एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन ये 3 घरों की कॉलोनी है, तो 3 घरों की मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते। ये छोटी छोटी गलतियां अपने से हुई कि कोलैप्स। जैसे मैंने यहां पे डी लिया, नाउ गेस इट, इकाई में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया। तुम्हारे सामने सब लिखा है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा घर है और कितने घरों का बना हुआ है। घर बोलने के बाद तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ये 2 फाइनल है कि वो किसी भी कॉलोनी का घर हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर। अरे चाहे इट विल बी ऑर्बिटल्स ऑफ एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल, कोई भी रहे, ऑर्बिटल्स बोलने के बाद आंसर इज ऑलवेज 2। हाँ, अब ये हमारा डी सबशेल यानी कॉलोनी होगी, इसमें है 5 घर, हर एक घर के 2, तो 5 के हो गए 10। So in d subshell there are 10 electron, but in d orbitals there is only 2 electron. Same thing, FF.
अगर किसी ने पूछा कि एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल यानी घर है, आंसर हमारा 2 फाइनल है। दुनिया के किसी भी कॉलोनी के घर में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दुनिया के किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हाँ, अब यहां की बात करेंगे तो यहां है 7 घर, 7 घरों के 14, तो यहां पे आता 14। तो इस टाइप से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एक ही एक ऐसा है यस, क्योंकि यस नाम की कॉलोनी, ऑर्बिटल बोलने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने भी रहे, और यस ऑर्बिटल में एक ही यस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल्स होती है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर 2। यानी यस एक ऐसा सिंबल है जिसके सामने सबशेल लिखा तो भी आंसर वही आता है, ऑर्बिटल्स लिखा तो भी आंसर वही आता है, लेकिन पी डी एफ के सामने सबशेल लिखा था आंसर अलग आता है, ऑर्बिटल्स लिखा था आंसर अलग आता है। तुम्हें अभी से एक लॉजिकल बेस तैयार करना है कि छोटी छोटी चीजों पे फोकस करके हमें आंसर कंप्लीट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें आगे जब रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, अपन फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स बदले की कॉम्बिनेशन बदल जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब हो गया। अब एक वर्ड आता है, तुम गेस करो, ये दोनों वर्ड काफी पॉपुलर है, श्रद्धा एंड अंजलि। कैन यू गेस हु इज श्रद्धा एंड हु इज अंजलि? गेस करो कौन है था। द नेचुरल आंसर इज व्हाट? ये लड़कियों के नाम है। मैंने पहले ही कहा कि साइंस ये लॉजिक बेस है। अब मैं यहां पे पागल तो नहीं हुआ कि लड़कियों के नाम लेके बैठूंगा केमिस्ट्री में, उसके पीछे कुछ ना कुछ मेरा इंटेंशन है। ये 2 ही नाम क्यों सिलेक्ट किए, बाकी क्यों नहीं सिलेक्ट किए? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? क्या हो सकता है? कैन यू गेस इट? तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हो जाता है श्रद्धांजलि। और आपके लिए श्रद्धांजलि वर्ड काफी पॉपुलर है, तो हमें केमिस्ट्री में रोज किसी ना किसी को श्रद्धांजलि कंपलसरी देना पड़ता है। बिना श्रद्धांजलि की हमारी केमिस्ट्री नहीं। अब सवाल है इसे कि श्रद्धांजलि वर्ड है कैसे रिलेटेड, तो कैन यू गेस इट? तो श्रद्धांजलि किसको देते हैं आप डिसाइड करो। डेफिनेटली कि जो इंसान मरा हुआ है उसको। जैसे अपने इंडिया में 2 अक्टूबर पॉपुलर है। अब अगर मैंने बोला कि 2 अक्टूबर को सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, तो कैन यू बिलीव? एकदम से गाले मारेंगे मेरे को कि सर आपका नॉलेज है कि क्या है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। यानी इमीडिएटली श्रद्धांजलि बोला कि हमें उस गांधी जी का नाम सामने आ गया या किसी का भी। अब हम 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि देते हैं, क्या करते हैं? तो अलग अलग वे है, लेकिन स्कूल लेवल पे अपन क्या करते हैं? तो 2 अक्टूबर को हम स्पीचेस रहती है उसके ऊपर। तो गांधी जी ने अपने लाइफ टाइम में जो जो भी अच्छे अच्छे काम किए होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन को हम परकोलेट करते। हम किसी के गलत चीजों पे फोकस नहीं करते, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उस चीजें को फोकस करके परकोलेट करते। यानी श्रद्धांजलि देना है क्या करना है कि जिसने जो काम किया उसको याद करना है। और नेचुरली श्रद्धांजलि जो जिसकी डेथ हुई उसको ही देते, तो हमारे केमिस्ट्री में रोज हम किसको श्रद्धांजलि देंगे? ऑफकोर्स तो वो है हमारे साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन से साइंटिस्ट ने मरने के पहले क्या क्या अपने को बता के गए, और जो बता के गए वो अपन एक नेक्स्ट जनरेशन को बताते जाते हैं। तो हमें पल पल कौन से साइंटिस्ट ने क्या लॉ निकाला, कौन सा फॉर्मूला दिया, ये याद करना पड़ता। तो इसलिए हमें पल एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि किसी साइंटिस्ट का हम नाम नहीं लेंगे। मीन्स हमें कोई ना कोई साइंटिस्ट को रोज श्रद्धांजलि देना है। मीन्स उसने मरने के पहले जो जो अच्छे काम किए हैं वो हमें याद करना है, ताकि हम आगे अपना वो एप्लीकेशन कर सकें। तो वैसे ही यहाँ पे अब बारी आती है हमारी, यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि ये किसने किया? हमने तो किया नहीं सारा। तो इसमें शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसके लिए भी कोई साइंटिस्ट होगा, सबशेल में कैसे करना है, ऑर्बिटल में कैसे करना है, उसके लिए कुछ रूल्स तो हो गए, तो वो इसके हिसाब से देखेंगे। तो शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना उसके लिए हमारा लेविस एंड कोसेल। तो लेविस एंड कोसेल नाम के साइंटिस्ट ने हमें सिखाया कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, इन ए शेल, सॉरी नॉट।
तो ये बातें हमारे ध्यान में। फिर सब शेल में कैसे चलना है, तो उसके लिए है अबव प्रिंसिपल। और ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डालना, उसके लिए हुंड्स एंड पॉली। तो ये कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं कि हु डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन शेल, इन सब शेल एंड इन ऑर्बिटल। तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट लेविस एंड कोसेल डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन द शेल, जो हमने बोला है कि 2818, क्योंकि 2818 32 हमारे शेल में है। अबव प्रिंसिपल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब शेल में, दैट इज sp-d-f। और हुंड्स और पॉलिस के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड pxy, px, py, pz इन दैट केस। तो ये हमारे लिए एक चार्ट पूरा ध्यान में रखना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा ये अलग अलग तरीके से चलेगा। तो अब अपन पहला स्टार्ट करते विथ रिस्पेक्ट टू शेल, वो सबसे हमारे काम का है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां है, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप अंदर उतरेंगे। तो पहले हम देखेंगे अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with respect to shell, that is orbits, by Lewis and Cossel। अब इन्होंने लॉज लिख के दिए है, जस्ट आई टेल यू ओरली, यू हैव टू नोट इट एट होम। अब यहां पे एक वर्ड आता है जो मैं अलग तरीके से समझा था थोड़ा। इन्होंने इतना ही कहा है कि जिस शेल की एनर्जी सबसे कम रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करो, और जिस शेल की एनर्जी हाईएस्ट है उसमें लास्ट में शेयर करो। अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल, द शेल आर फिल अप बाय एन इलेक्ट्रॉन in an order of their increasing energy. Shells are filled up by an electron in an order of their increasing energy. जिसका मैंने पहले मीनिंग बता दिया कि जिसकी एनर्जी कम है वो पहले फिलअप होगा, और जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है वो बाद में फिलअप होगा। अब प्रॉब्लम आता है यहां पे ये कि हमें कैसे मालूम कौन सी शेल की एनर्जी कम है, कौन सी शेल की एनर्जी ज्यादा है और क्या है, और वो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। So can you tell me, can you guess yourself कि which shell having the lowest energy and which having the highest energy and why? ये why पे हमारे बार बार काम करना है। और एक और ये वर्ड निकला, इस पर से बताता हूं कि if you want to become a good learner, you always create why. Anything happen, immediately why. So if you work out on the why, your brain will be very sharp, and then no one can stop you. तो इस तरीके से सेल्फ क्वेश्चनिंग करो अपने आप को। जितने अपने आप को आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करते रहेंगे, उतना आपका एटीट्यूड, उतना आपका विजन बहुत अच्छा होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आई मेनी टाइम आस्क द क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, and my inner soul giving the answers to it, and that answer is concrete in my mind। और इसलिए मैं बोलता हूं कि लर्न मत करो, अपने को अगर नहीं समझा तो अपने आप कोशिश करो, यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। ये क्यों का जवाब आपके पास सेटिस्फाइड रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। हाँ, मैंने बोल दिया कि E=mc², पाठ कर लिया, कोई ज्यादा देते गैप नहीं, लेकिन यही क्यों, तो वो अपने को ध्यान में। तो अब सवाल यहां है कि लेविस और कोसेल ने बोल तो दिया कि जिस सेल की एनर्जी कम है उसमें पहले फिलअप करो, और जिस सेल की एनर्जी ज्यादा है उसमें बाद में फिलअप करो। अब हमारे प्रॉब्लम है कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, कैसे डिसाइड करें, तो वो समझाता। अब जब वर्ड आए एनर्जी,
तो आपको वापस श्रद्धांजलि कार्यक्रम देना है कि वो कौन सा साइंटिस्ट है कि जिसने एनर्जी पे ज्यादा वर्कआउट किया। कौन सा है वो है आइंस्टाइन। उसने, जैसा मैंने अभी भी बोलते बोलते बोला था कि E = mc² एक बहुत अच्छा इक्वेशन अपने को दिया है, और इस इक्वेशन को हमें जिंदगी भर साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो हमारा जन्म होने के समय से लेके तो हमारे अंतिम क्षणों तक के साथ में रहता है। अब आप बोलेंगे कैसा, तो मैं कुछ क्वेश्चन ही करता, आंसर भी मैं दूंगा, तुम तो दे नहीं सकते। कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ऐसा मैंने क्वेश्चन किया तुम्हारे माइंड में क्रिएशन लाने के लिए। तो अलग अलग हो सकते हैं सबके आंसर, लेकिन हो सकता है एक दिमाग में करेक्ट भी आंसर होगा कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसको थपथपाता, अपने भाषा में उसको कनपट में देता है। कनपट में देना बोलता अपने जोर से, तो एक पुश करता है, यानी वहां पे कोलिजन फैक्टर आ गया। अब जैसे क्यों किया, तो बच्चा रोना चाहिए, उसका सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, जो भी बायोलॉजिकल टर्म होंगे आई डोंट नो, बट ये होगा वहां पे कि एक एनर्जी का कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि उसकी सेल्फ एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी। तो पुश किया डॉक्टर ने, हमारे भाषा में उसको एक कनपट में दिया, और मारते से ही वो रोना चालू कर दिया। तो यहां पे वो इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई हुआ, तो इसके लिए एक और एग्जांपल देता और फिर इस पे आता। जब हम 2 साल से लेके तो 5 साल की इस रेंज में ये इक्वेशन हमारे साथ दिन में कम से कम 20 एक बार तो सेटिस्फाई होता ही होता है। इस एज के बच्चों में क्या खासियत है 2 से 5 साल के बच्चों में, क्योंकि सबसे ज्यादा शैतानी करते, सबसे ज्यादा मस्तियां करते, सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करते, और कुछ भी घर में तोड़फोड़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो मां बहुत खुश होती है कि मेरे बच्चे ने थोड़ा, इज इट करेक्ट? नहीं, तो मां को गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद आगे की स्टेप पूरी सबको पता है, क्योंकि मैं भी उसमें से गया, आप भी उसमें से जा रहे हैं। क्या होता है कि एक पढ़ती, अब पढ़ते हो क्या होता है, 2 बातें यहां पे ख्याल में रखना है। जिस बच्चे ने जो चीज गिराई वो क्या हो जाता है, एकदम घबरा जाता है, खड़ा हो जाता है, और गुस्सा किसको आता है, मां को। और मां क्या करती, जितना उसका एग्रेशन होगा, जितना उसका गुस्सा होगा, उस स्पीड से वो दौड़ के आती, बच्चा वहीं खड़ा है, और एक जोर से चपाड़ा मारती। अब एक चीज है स्टेशनरी, बच्चा स्टेशनरी है और मां मूविंग है, अब उसका हाथ भी मूविंग है। अब जितने स्पीड से बैठेगा उतना कोलिजन वहां पे ज्यादा होगा, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये तुम्हारे गाल का मास है, और ये वेलोसिटी ऑफ हाथ है, कितने स्पीड से आता है, जितना हाथ स्पीड से आएगा उतना मास ज्यादा लॉस होगा। अरे जहां पर भी लगता है, अपने को मालूम है कि अपन ठंडकाले में नींद में से सुबह उठे कि हाथ पे हाथ घसते, फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे, तो नेचुरली क्या हो रहा है, उस वक्त हमारे हाथ का मास लॉस होता है, और लॉस इन मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो हमें वो गर्म लगता है। जैसे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर की अगर बात करते होंगे, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद टायर को हाथ लगा के देखते हैं, क्या उनको प्यार होता है टायर से? नहीं, तो चेक करते हैं कितना गर्म हुआ, क्योंकि रोड को और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता रहता है, जिसमें रोड स्टेशनरी है, टायर हमारा मूविंग है। तो जितना फ्रिक्शन होगा उतना मास टायर का ज्यादा लॉस होगा, जितना टायर का मास ज्यादा होगा उतना टायर ज्यादा गर्म होगा, और टायर गर्म हुआ तो अंदर की हवा एक्सपोर्ट होगी, टायर बर्स्ट हो सकता है। तो सेम ख्याल में रखना, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि जैसे अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि मां ने एक बार सुबह मारना शुरू किया तो दिन भर मारते ही बैठे, गाल गायब नहीं। तो हमें मालूम है कि साइक्लिक प्रोसेस है, इधर से गया कि उधर से हमारा खाना शुरू रहता है, अपन मास मेंटेन कर लेते हैं। सो मास लिया कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी गई कि मास में कन्वर्ट होता है। मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो कहीं ना कहीं मास के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और मास लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना कि कितनी स्पीड से कोलिजन होता है, कितनी स्पीड से फ्रिक्शन होता है, उतना वहां से मास ज्यादा लॉस होगा, उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतनी मेरी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉस ज्यादा हो गई। तो हमें यही देखना है, जहां कोलिजन, जहां फ्रिक्शन ज्यादा हो रहे, वह एनर्जी ज्यादा लॉस हो रही है और खुद की एनर्जी कम हो रही है। तो वही कंसेप्ट यहां पे मैं देता हूं। अब इसके बाद ख्याल में रखना कि एनर्जी बोलने के बाद ये इक्वेशन जैसे ही जन्म हुआ तब से लेकर तो मरते दम तक कोई ना कोई अपने दिन भर अपना चालू ही रहता कार्यक्रम। बड़े हो गए तो बहन भाई एक दूसरे को मारेंगे, तो वहां पे वापस आइंस्टाइन इक्वेशन आता है। और इसलिए मैंने कहा कि एक ऐसा इक्वेशन है जो जन्म होते से शुरू होता है तो एंड तक के चलता है। ओके, अब चलते हैं अपन यहाँ पे, जो मुझे मेन बात पढ़ानी। सपोज मैं इमेजिन करता सबकी 10 किलो जूल एनर्जी,
और इसमें सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो शेल में इलेक्ट्रॉन्स है और यहां सारी एनर्जी। अब हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज और हमारा है इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज। तो हमें 100% मालूम है कि पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की बहुत याद आई तो न्यूक्लियस में चला गया, पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि ये प्रोटॉन अंदर रह रहे के सफोकेट हो गया तो बाहर फ्रेश हवा लेने बाहर आ गया, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होता है यहां पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहां पे कंटिन्यूअस वाइब्रेशन चलते रहते एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक। और इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास में है तो यहां बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, तो यहां से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मान लो 9 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई तो यहां पे सिर्फ बची 1 किलो जूल, 9 किलो जूल एनर्जी गेट लॉस्ट। अब जैसे ही थोड़ा दूर गए तो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का ये जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया क्योंकि दे आर अवे। जैसे ही यहां पे कम हो गया अट्रैक्शन तो ऐसा समझ लो यहां से 5 किलो जूल एनर्जी चलेगी, 5 बची। और मैं जब दूर जाऊंगा तो और अट्रैक्शन कम हो गया, तो मान लो वहां से 3 किलो जूल एनर्जी बची तो यहां पे 7 किलो जूल बची। और मैं दूर चला गया तो समझ लो वहां से 2 किलो जूल एनर्जी गई तो यहां पे हमारी 8 किलो जूल एनर्जी बची एंड सो ऑन। अब इन सब में मुझे समझाना क्या है, यहां से मैंने 9 किलो जूल लॉस की, यहां से 5, यहां पे मैंने 3 और यहां पे मैंने 2। 3 किलो जूल अगर जाएंगी तो 7 बचेंगी, 2 किलो जूल जाएंगी तो 8 बचेंगी। अब एक दूसरी बात मैंने यहां मेंटेन की, यहां डिफरेंस है 4 का, यहां डिफरेंस है हमारा 2 का, यहां डिफरेंस है 1 का। तो फर्स्ट और सेकंड शेल में एनर्जी गैप ज्यादा है, ये ध्यान में रखना है कि एक बात जो मैं बोल रहा हूं। सेकंड और थर्ड शेल में एनर्जी गैप थोड़ी कम हो गई, थर्ड और फोर्थ शेल में एनर्जी गैप नहीं के बराबर हो गई। अब इसका मतलब क्या है यहां पे, तो अपने को मालूम है अपन जैसे बोन फायर, मराठी में अपन, हिंदी में मराठी में बोलते शेकोटी। और जब ठंडकाले में बहुत ज्यादा चिड़ रहता है तो अपन जैसे आग लगाते हैं, वहां पे आग जलाते हैं और आग के बाजू में बैठ जाते हैं, जिसका बोन फायर। अब नेचुरली यहां पे अगर हमने बोन फायर लगा दिए है और 1 किलोमीटर पे जाके खड़े हो गए तो वो चटके लगेंगे ना नहीं लग सकते। अरे एक पर्टिकुलर रेंज होती है रखी, एंड दिस बोन फायर डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन विच इज फार अवे फ्रॉम इट, विच इज फार अवे फ्रॉम बोन फायर। हाँ, जब ये पास में आएगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। तो प्रेजेंटली दिस बोन फायर इज ए न्यूक्लियस एंड दिस पर्सन इज ए इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान में रखना, साइंस में यह बताया गया कि न्यूक्लियस का इफेक्ट चौथे शेल तक हो सकता है, चौथे शेल के बाद न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं होता है। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट। और इसीलिए यहां पर मैंने यहां तक लिया, और चौथे शेल के बाद में सभी शेल की एनर्जी एग्जैक्टली सेम तो नहीं होती लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना कि अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल, फर्स्ट शेल हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी, उससे थोड़ी ज्यादा सेकंड की, उससे ज्यादा थर्ड की, उससे ज्यादा फोर्थ की, लेकिन फोर्थ ऑनवर्ड ऑलमोस्ट ऑल शेल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी, बिकॉज द न्यूक्लियस हैज इफेक्ट अप टू फोर्थ शेल एंड बियॉन्ड दैट देयर इज नो इफेक्ट। दूसरी बात ख्याल में रखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड शेल में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, सेकंड और थर्ड में कम हो गया, थर्ड और फोर्थ में और कम हो गया, इधर नहीं के बराबर है। तो उसके लिए एक और दूसरा एग्जांपल देता है यहां पे मैं, ये सिर्फ समझाने के लिए सारी चीज है, आपको क्या दिखता है वो देख लेना है। अब एखादा छोटा बच्चा, मैंने मान लो 2-1 साल का, 3-1 साल का, यहां पे फर्स्ट स्टेप पे, यहां पे क्या किया, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में मैंने डिस्टेंस ज्यादा रखा,
सेकंड और थर्ड में और कम कर दिया, उसके बाद और कम कर दिया, यहां पे नहीं के बराबर है। जो स्टीयर्स के बीच में का डिस्टेंस है मैंने कम किया था, क्या समझाने के लिए। अगर ये 3-4 साल का बच्चा यहां रखा और मैं छोड़ के चला गया, ये कौन है, दिस इज ए टेम्पल। और 1-2 घंटे के आके बाद देखा कि ये बच्चे टेम्पल में जा सकता है, ये डिस्टेंस मैंने यहां पहले ही करके रखे हैं, तो डेफिनेटली ये बच्चा नहीं जा सकता, क्योंकि पहली और सेकंड सीढ़ी के बीच में गैप ज्यादा है। वो कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट शेल में से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा सकते। अगर मुझे ये बच्चा सेकंड स्टेयर पे रखना है तो मुझे मेरी ताकत अप्लाई करके बच्चे को उठा के यहां रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। आई वॉन्ट टू अप्लाई मोर एनर्जी, सो देन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। तो ये बात ख्याल में रखना है इसमें से कि फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में अगर ज्यादा है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तब वो आसानी से जा पाएंगे, अदरवाइज इजीली नहीं जा पाएंगे, बिकॉज देयर इज वेरी बिग गैप। अब यही बच्चा उठा के मैंने सेकंड स्टेयर पे रखा और वापस 1-1.5 घंटे के बाद आके देखा कि मंदिर में दिखेगा, चांसेस बढ़ गए लेकिन नहीं जाएगा। अब क्या हो रहा है, इसके हाथ उस स्टेयर्स के ऊपर है लेकिन पैर नहीं जा रहा उसके ऊपर। ओके, समझ में आया। अब क्या करना पड़ेगा, हमको बच्चों को थोड़ा पुशअप किया कि बच्चा जाएगा। पहले यहाँ पे पूरा ही उठा के रखना पड़ा था, पूरा उठा के रखने की जरूरत उस पैरों को सपोर्ट दिया, क्योंकि हाथ में तो पकड़ लिया, पैरों का सपोर्ट देते से इसमें जाएगा थर्ड पे। और इसीलिए सेकंड से थर्ड जाने के लिए हमें एनर्जी कम लगती है। अरे यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड इलेक्ट्रॉन जाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन सेकंड से थर्ड जाने के लिए बहुत कम लगेंगे। बहुत कम नहीं, लेकिन कंपैरेटिव कम लगेंगे। फिर ये बच्चा मैंने थर्ड स्टेप पे रख दिया और 1-1.5 घंटे में आके देखा तो क्या मंदिर में जाएगा। अब चांसेस और बढ़ गए लेकिन जा नहीं पाएगा। क्यों? तो उसका हाथ भी गया और एक पैर भी गया, दूसरा पैर नहीं उठा ऊपर जाने के लिए, कोशिश कर रहा है लेकिन एक पैर उठ गया, दूसरा उठाने की प्रॉब्लम जा रही। और इसीलिए अब हल्का सा टच करते से ऊपर चला जाएगा वो, एंड वी रिकॉर्ड अगेन लेस एनर्जी। और इसीलिए थर्ड से फोर्थ शेल के तरफ जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। और अब अगर मैंने ये बच्चे को उठा के पहले स्टेज पे रखा तो ये बच्चा आधे घंटे के बाद क्या, कभी भी आके देखो, कभी इधर दिखेगा कभी उधर दिखेगा, क्योंकि अब इजीली एक्सेसिबल है। एंड फोर्थ शेल ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल एनर्जी पे इधर की उधर ट्रांसफर होती है। और इसीलिए पहले 3-4 शेल तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहता है, लेकिन चौथे शेल के बाद में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चालू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथ वेरी लो एनर्जी गेट एक्सचेंज फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो पहले 3 शेल तक के तो बिंदा जाना, जो जहां है वहीं रहेगा। जब तक एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तब तक किसी हालत में वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो पाएगा एक शेल से दूसरे शेल में। लेकिन चौथे शेल और उसके आगे के इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव होता है। इतना अपने दिमाग में आज फिट रखना है। तो आज जो मैंने यहां पे बताया तो ये एक सफिशिएंट है। कल के लेक्चर से अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू शेल, पर उसके लिए जो लगने वाली सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी। समझ में आया यहाँ पे? सो ओके, तो थैंक यू वेरी मच। तो कल अपन सुबह मिलेंगे।